जुलाई 9 और जुलाई 10 हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी जिले में इतनी बारिश होती है कि ब्यास नदी अपने नॉर्मल लेवल से 7 से 9 मीटर हाई लेवल पे फ्लो करती है। हैवी रेनफॉल और सीरीज ऑफ क्लाउड बर्स्ट के चलते फ्लड्स और मैसिव लैंडस्लाइड्स होते हैं और कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये सिलसिला 15 जुलाई तक लगातार चलता रहता है। 15 जुलाई आते आते लगभग 100 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और प्रदेश को लगभग 3500 करोड़ का नुकसान हो चुका था। सेकेंड इंस्टेंस 14 और 15 अगस्त 2023। इस समय मोस्ट अफेक्टेड रीजन शिमला था, जहाँ पे 78 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे। 18 अगस्त आते आते तबाही इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि स्टेट गवर्नमेंट ने इस डिज़ास्टर को स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दिया। अगस्त 23 और 24 इस समय मोस्ट अफेक्टेड रीजन बिलासपुर और कांगड़ा थे। 500 से ज़्यादा रोड्स ब्लॉक हो चुके थे, जिसमें नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज भी शामिल थे। 1200 से ज़्यादा देवदार अपरूट हो चुके थे और 300 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे। लेकिन इस डिज़ास्टर के क्या कारण रहे होंगे? क्या ये एक नेचुरल डिज़ास्टर था या इसमें एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी शामिल हैं, या ये कम्प्लीटली एक एंथ्रोपोजेनिक डिज़ास्टर था? इस डिज़ास्टर के हिमाचल प्रदेश पे क्या इफेक्ट्स हैं और इस डिज़ास्टर से हम क्या लर्निंग ले सकते हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो। North Indian state of Himachal Pradesh has been witnessing heavy rainfall over the last few days. हिमाचल प्रदेश के कई शहरों पर कुदरत का कहर बरपा है। 24 घंटे में लैंडस्लाइड, बादल फटने और बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 29 लोगों की जान चली गई है। 22 people have died in the northern Indian state of Himachal Pradesh. कई सौ सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। इवन चंडीगढ़ शिमला चंडीगढ़ मनाली हाईवे भी बाधित है। इस साल हिमाचल प्रदेश में हैवी रेनफॉल का एक कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस रहा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यूरोप में मेडिटेरेनियन रीजन से आने वाली हवाएं हैं, जो अपने साथ प्राइमरीली मेडिटेरेनियन सी और कैस्पियन सी से मॉइस्चर कैरी करती हैं। लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिमालय की ज़्यादा हाइट की वजह से ये हवाएं आगे नहीं बढ़ पाती और इंडिया के नदर्न पार्ट में विंटर स्नोफॉल और प्री मानसून रेनफॉल का कारण बनती है। ये विंड प्री मानसून सीजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और मानसून आते आते ये विंड्स काफ़ी वीक हो जाती हैं। लेकिन इस साल प्री मानसूनल फेज में ये विंड काफ़ी वीक थी, जो कि एक एनोमली थी, और उल्टा मानसून आते आते ये विंड स्ट्रॉन्ग हो गई, जो कि इनके बिहेवियर का कम्प्लीटली अपोजिट था। साइंटिस्ट का मानना है कि ये इसलिए हुआ कि काफ़ी क्लाइमेट चेंज हो गया है। इसीलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि फरवरी टू अप्रैल के जो मंथ्स थे उसमें टेम्परेचर काफ़ी हाई था, क्योंकि ये विंड्स काफ़ी वीक थी और मानसून आते आते ये विंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई, जो कि काफ़ी अनयूजुअल था। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का साउथ वेस्ट मानसून के साथ एमैल्गमेशन इस साल हिमाचल प्रदेश में हैवी रेनफॉल का एक मेजर रीज़न था। और IMD के मुताबिक हिमाचल प्रदेश ने जुलाई और अगस्त मंथ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के 5 स्पेल एनकाउंटर किए, जिस कारण 7 जुलाई के दौरान 436% रेनफॉल इंक्रीज के साथ जहां 41.6 mm रेनफॉल हुआ करता था, वहां इस साल 223 mm रेनफॉल हुआ। और 11 से 14 अगस्त के बीच में जहां पे एवरेज रेनफॉल 41.7 mm हुआ करता था, वहां इस साल 107.2 mm हुआ, जो कि लगभग 157% इंक्रीमेंट था। और 22 से 26 अगस्त में कांगड़ा जिले में 720 mm रेनफॉल नोटिस किया गया और बिलासपुर जिले में एवरेज रेनफॉल के मुकाबले 89% रेनफॉल इंक्रीमेंट नोटिस किया गया। पॉइंट ये है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में एनोमली का मेजर रीज़न क्लाइमेट चेंज है, जिसके लिए हम ह्यूमन बींग से जिम्मेदार हैं। IPCC, जो कि एक यूनाइटेड नेशन बॉडी है जिसमें साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज पे हुई एग्जिस्टिंग रिसर्च को और लिटरेचर्स को रिव्यू करते हैं, उसकी असेसमेंट रिपोर्ट 6 के मुताबिक इंडिया में क्लाइमेट चेंज का मेन इम्पैक्ट हिमालयन रीजन और कोस्टल रीजन पे ही होगा। और हैवी रेनफॉल के साथ साथ कुछ एक और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, लैंड सिंकिंग और लैंड सब्सिडेंस ने सिचुएशन को और एग्रेवेट कर दिया। लेकिन क्या ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ही इतनी डेवस्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? द आंसर इज़ नो। 1971 में स्टेटहुड मिलने के बाद प्रदेश ने डॉक्टर परमार डेवलपमेंटल मॉडल अपनाया, जिसमें स्टेट लेड डेवलपमेंट और लैंड रिफॉर्म जैसे इश्यूज़ पे काम किया गया। और ये काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल था, जिसमें स्टेट को इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर एडवांसमेंट और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी एडवांसमेंट मिली, जिससे हिमाचल प्रदेश ने 1980s में सोशल डेवलपमेंटल इंडिसेस में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन 1991 में इंडिया में
बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गए थे, जिसमें भारत के फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा तकरीबन 2 हफ्ते की रह गई थी। उस समय IMF से लोन लेने के लिए पूरे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन मॉडल को अपनाया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्ट्रिंजेंट फिजिकल रिफॉर्म्स करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को भी परसुएड किया। इसीलिए इन स्टेट्स ने वेल्थ जनरेशन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को रैपिडली एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया और हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट, वाटर, टूरिज्म, सीमेंट प्रोडक्शन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स डेवलपमेंट के मेजर फोकस एरियाज बने। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की। हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार प्रदेश में लगभग 27,436 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का पोटेंशियल है, जो कि पूरे भारत का 25% है। इसमें से प्रदेश ने लगभग 10,519 मेगावाट हार्नेस कर दिया है, जिसमें लगभग 7.6% हिस्सा ही स्टेट गवर्नमेंट के पास है, रेस्ट इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ द डिजास्टर वाज अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट्स। डैम बनाने के लिए अक्सर नदी के पानी को डाइवर्ट किया जाता है, जिसके लिए माउंटेन्स में टनल बोरो की जाती है और इससे एक्सकेवेटेड मटेरियल, जिसे मक कहते हैं, उसे मोर ऑफन कॉस्ट कटिंग के लिए नदी के किनारे ही डंप किया जाता है, जिससे चैनल साइज डिक्रीज हो जाता है और जब हैवी रेनफॉल होता है तब वाटर लेवल नदी में एकदम राइज कर जाता है, जो कि डाउनस्ट्रीम्स के लिए बहुत ही डेंजरस है। इसके अलावा जितने भी डैम्स हैं उनमें एकदम पानी बढ़ जाता है और जिसे इमरजेंसी में पानी को छोड़ना पड़ता है। कई बार ये पानी बिना किसी वार्निंग के भी छोड़ दिया जाता है, जैसा हमने रिसेंटली डिजास्टर में देखा। करंटली हिमाचल प्रदेश में 168 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑपरेशन में है, जिससे लगभग 10,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। लेकिन चिंता इस बात की है कि आने वाले समय में ये आंकड़ा बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी भी लगभग 16 से 17,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन का पोटेंशियल बाकी है। दूसरा मेन रीज़न है टूरिज्म। हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 2022 में लगभग 1,40,00,000 टूरिस्ट आए, जिन्होंने 7% कॉन्ट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश की GDP में किया और लगभग 14% डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हिमाचल प्रदेश को दिया। टूरिज्म की वजह से पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, होटल और रिजॉर्ट्स की अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ी है, जिससे डायरेक्ट इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज पे आ रहा है। और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स और रोड एक्सपेंशन कर रही है, जो कि NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कैरी आउट कर रही है। और इसमें PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाया जा रहा है। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स और गवर्नमेंट कोलैबोरेट करके किसी भी प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स रैपिड फिनिश और कॉस्ट कटिंग के लिए एसेंशियल जियोटेक्निकल और माउंटेन इंजीनियरिंग स्टडीज़ को बाईपास कर देते हैं, जैसे मनाली और शिमला फोल-इन प्रोजेक्ट्स में माउंटेन्स को टेरेसिंग के बजाय वर्टिकली कट किया गया, जो अल्टीमेटली मैसिव लैंडस्लाइड्स का कारण बने। विलेज रोड कंस्ट्रक्शन जो कि रैपिडली कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, उनमें भी एसेंशियल लैंड कटिंग और ग्रेडियंट का ध्यान नहीं रखा जाता और ना ही उनमें प्रॉपर ड्रेनेज और मक डंपिंग का ध्यान रखा जाता है, जिससे नॉर्मल रेनफॉल में भी रिवर स्वेल कर जाते हैं और फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स का कारण बनते हैं। वैसे तो डेजिग्नेटेड रोड हिमाचल प्रदेश में 1750 किलोमीटर्स ही हैं, लेकिन लिंक रोड और विलेज रोड्स की बात करें तो ये आंकड़ा 40,000 किलोमीटर तक जाता है, जो बहुत डेंजरस है क्योंकि हिमालय एक इको सेंसिटिव जोन है। तीसरा कारण है लैंड यूज चेंज। तो जब किसी स्पेसिफिक लैंड एरिया को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फॉर एग्जांपल वाइल्ड लैंड को ह्यूमन सेंट्रिक यूज के लिए कन्वर्ट किया जाता है। स्टडी के मुताबिक सीमेंट प्लांट एस्टेब्लिशमेंट से बिलासपुर, सोलन और चंबा जैसे डिस्ट्रिक्ट में सिग्निफिकेंट लैंड यूज चेंज हुए हैं, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स को इन्वाइट करते हैं। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में भी ओवर द ईयर्स काफ़ी लैंड यूज चेंज हुआ है। बेसिकली लैंड यूज चेंज और लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है और इनफिल्ट्रेशन फिनोमेना नेगेटिवली इफेक्ट होता है। इनफिल्ट्रेशन यानी वाटर का सॉइल में परकोलेट करना। लगभग 50 से 60% बारिश का पानी सॉइल में परकोलेट करता है, इनफिल्ट्रेट करता है। लेकिन लैंड यूज चेंज होने की वजह से ये परकोलेशन और इनफिल्ट्रेशन कम हो जाती है, जिससे सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। वाटर का सरफेस रन ऑफ ज़्यादा हो जाता है, जिससे फ्लैश फ्लड्स भी बढ़ जाते हैं और सॉइल इरोजन की वजह से लैंडस्लाइड्स भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर फोर्थ रीज़न की बात करें तो अनकंसोलिडेटेड सॉइल, यानी ऐसी सॉइल जो अभी अच्छी तरह सेटल नहीं हुई है। सॉइल को सेटल होने में सालों साल लग जाते हैं और स्टीप स्लोप में कंस्ट्रक्शन करने से भी भारी नुकसान हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम शिमला को रेफरेंस माने तो 2009-10 से शिमला में उसके कैरिंग कैपेसिटी से लगभग 1.5 गुना यानी 150% ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है, जो कि बहुत ही कंजस्टेड और हैज़ार्ड है। ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से शिमला में बहुत डेवस्टेशन हुई। तो इसका मतलब है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अकेले इस डिज़ास्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, लेकिन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ होना प्रदेश को भारी पड़ गया। वीडियो के सेकंड लेग में अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो मॉनेटरी टर्म में हिमाचल प्रदेश में डायरेक्ट लॉस लगभग 10,000 करोड़ का हुआ है और इनडायरेक्ट लॉस को मिलाकर बात करें तो ये लॉस तकरीबन 12,000 करोड़ का है। इस अनप्रेसिडेंटेड डिज़ास्टर में हिमाचल प्रदेश स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार 428 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 2600 से ज़्यादा घर
पूरी तरह से नष्ट हैं। टोटल इकोनॉमिक इम्पैक्ट हिमाचल प्रदेश की जीडीपी का लगभग 6% है और हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हिमाचल प्रदेश का फिजिकल डेफिसिट भी अराउंड 6% ही है। और हिमाचल प्रदेश ऑलरेडी एक डेट बर्डन स्टेट है जहाँ पे पब्लिक डेट अप्रॉक्सीमेटली 38% ऑफ जीडीपी यानी 75,000 करोड़ है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार 300 से ज़्यादा विलेजेस हैवीली इम्पैक्ट हुए हैं और लगभग 300 परिवारों को राहत शिविर में रखा गया है। एक्सपर्ट्स, एक्टिविस्ट्स और लोकल NHAI के रोड वाइडनिंग प्रोसेस में नेग्लिजेंस से और NHPC के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में इलीगल डंपिंग और बिना चेतावनी के वाटर रिलीज करने से रिजेंटमेंट शो कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इतने नुकसान के बाद भी NHPC ने उन्हें कॉम्पनसेशन के लिए रीच आउट नहीं किया और भी कॉम्पनसेशन और रिहेबिलिटेशन के लिए लीगल रेमेडीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इतनी भयानक डेवस्टेशन के बावजूद अगर हम यहाँ से कोई लेसन नहीं लेते हैं तो फ्यूचर में ये डेवस्टेशन होती रहेंगी और लोग मरते रहेंगे, इकोनॉमिक लॉस होता रहेगा। तो वीडियो के थर्ड और फाइनल लेग में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम इस डेवस्टेशन से, इस अनप्रेसिडेंटेड डिजास्टर से क्या क्या लेसन ले सकते हैं। और इसके लिए हम एक लेवल एनालिसिस करते हैं। हम जानेंगे कि हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं, सोशल लेवल यानी सोसाइटी लेवल पे क्या कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है और नेशनल और इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स क्या कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे डिजास्टर और उनसे एसोसिएटेड रिस्क से अपने आप को अवेयर करा सकते हैं और दूसरों को भी अवेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हमें क्लाइमेट चेंज प्रोलिफरेशन को रोकना होगा, तो कोई भी ऐसे काम करने से बचें जो क्लाइमेट चेंज के लिए कंट्रीब्यूट करता हो। ड्यूरिंग डिजास्टर अर्ली वार्निंग सिस्टम से खुद को अपडेट करके और अथॉरिटीज़ की इंस्ट्रक्शन को कंप्लाई करके हम काफ़ी हद तक डिज़ास्टर रिस्क मिनिमाइज़ कर सकते हैं। पोस्ट डिज़ास्टर कई लोगों को इमोशनल, फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत होती है। ऐसे में हम इंडिविजुअल लेवल पे इनकी हेल्प के लिए आगे आ सकते हैं। जैसे रिसेंट डिज़ास्टर में कई लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरों की जान बचाई और इसमें कई हीरोज़ तो ऐसे भी थे जिन्होंने दूसरों को बचाते बचाते अपनी खुद की जान गंवा दी। हमारे आपके लिए ये नुकसान केवल आंकड़ों का हो सकता है, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपनों को खोया है। और ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे एक ही परिवार में कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। सरकार अपने एंड पे कॉम्पनसेशन एंड रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का काम कर रही है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे हम जितना अफोर्ड कर सके, जितनी हमारी कैपेसिटी हम उतना डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक कोट याद आता है कि यू कैन सर्व विदाउट कंपैशन बट यू कैन नॉट डू कंपैशन विदाउट सर्विस। कंपैशन इज़ नेवर कन्वीनियंट। We all have compassion with the victims of recent flood, so we all have to make contribution. We have to do the service part, no matter it is small or big. We just have to do it as much as we can. Okay, so level 2, society level पे हम क्या कर सकते हैं? घर बनाने के लिए इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट से लैंड सैचुरेशन और लैंड कंसोलिडेशन की पूरी जांच करवा के गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ द्वारा प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड मेथड्स स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशनल बिल्डिंग कोड फॉलो कर सकते हैं और डिफॉरेस्टेशन और लैंड एनक्रोचमेंट जैसे इलीगल कामों से बच सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में ये हमारी ही सेफ्टी के लिए खतरा है। इसके अलावा प्रॉपर लैंड यूज़ प्लानिंग से फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। कम्युनिटी लेवल पे एफॉरेस्टेशन और सॉइल कंजर्वेशन जैसे कैंपेन भी चलाए जा सकते हैं। NGOs एंड सिविल सोसाइटी भी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन और अवेयरनेस जनरेशन के कैंपेन्स का काम कर सकते हैं और ये गवर्नमेंट को भी चेक में रख सकते हैं ताकि गवर्नमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान दे और कॉम्पनसेशन जैसे एस्पेक्ट पे भी ध्यान दे। लेवल 3, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट पे यहाँ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो करंट डिजास्टर के विक्टिम्स को रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन और कॉम्पनसेशन का काम रैपिडली कैरी आउट करना पड़ेगा। उसके अलावा एक कमेटी सेटअप की जानी चाहिए जो इस पूरे डिजास्टर की निटी-ग्रिटीज़ को अच्छे से एनालाइज करके एक रिपोर्ट तैयार करें और फ्यूचर रिकमेंडेशन सरकार को सबमिट करें और गवर्नमेंट उन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करे। हिम नीति अभियान, जो कि हिमाचल प्रदेश बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इस डिजास्टर का प्रिलिमिनरी एनालिसिस किया और एनालिसिस में डॉक्टर रवि चोपड़ा जैसे एक्सपर्ट्स शामिल थे। ये वही डॉक्टर रवि चोपड़ा हैं जिन्होंने 2013 में उत्तराखंड में हुए फ्लड्स पे रवि चोपड़ा कमेटी को हेड किया था। इसके अलावा इसमें और भी काफ़ी जियोमॉर्फोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स थे। इन्होंने सरकार को कुछ एक रिकमेंडेशंस दी हैं। इनके मुताबिक हिमाचल प्रदेश में रिवर वाइज माइक्रो स्केल साइंटिफिक स्टडी की जानी चाहिए और फ्लड्स जोन की स्ट्रिक्ट डिमार्केशन की जानी चाहिए। इसके अलावा अर्बनाइजेशन अप्रोच पे शिमला और शिमला जैसी सिटीज़ पे भी कंप्लीट रीलुक होना चाहिए। 2041 शिमला डेवलपमेंट प्लान, जिसमें 17 ग्रीन बेल्ट्स एरिया में फ्रेश कंस्ट्रक्शन होनी है और जिसे 2018 में ही NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्टक डाउन कर दिया था, लेकिन सरकार ने बावजूद इससे इस प्लान को कंटिन्यू किया। तो इसे डिसकंटिन्यू करने के लिए भी HNA ने रिकमेंडेशन दी है। इसके अलावा इमीडिएट मॉरिटोरियम सजेस्ट किया गया है
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स और इवन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे भी इमीडिएट मॉरिटोरियम की डिमांड की गई और एक स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन भी रेकमेंड किया गया है लैंड यूज चेंज को रोकने के लिए। हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी टूरिज्म पे काफ़ी डिपेंडेंट है, इसीलिए सरकार को चाहिए कि वो सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा दे। हालांकि सरकार ऑलरेडी ऐसा कर रही है, लेकिन इफेक्टिव स्टेप्स और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की ज़रूरत अभी भी है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अगर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ कोलैबोरेशन में काम करे तो लॉस ऑफ लाइफ और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें तो 22 और 23 अगस्त को हुई तेज़ बारिश से कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के आनी क्षेत्र में लगातार 8 बिल्डिंग्स गिर गए, लेकिन एक भी कैजुअलिटी सामने नहीं आई। ये इसीलिए क्योंकि इवैक्यूएशन प्रोसेस लोकल अथॉरिटीज़ द्वारा पहले ही कैरी आउट किया जा चुका था, तो ऑल क्रेडिट गोज टू द लोकल अथॉरिटीज़। इसी तरह अगर लोकल अथॉरिटीज़ टियर 1 से लेकर टियर 3 तक कोलैबोरेशन में काम करें तो काफ़ी हद तक लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ को कम किया जा सकता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के कोलैबोरेशन से इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम बनाया गया है, जो कि पैन इंडिया इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का पार्ट है और जिसमें सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम के जरिए मोबाइल फोन्स और स्मार्ट वॉचेज यूजर को रियल टाइम डिजास्टर अलर्ट मैसेज सेंड किया जाएगा। रिसेंटली आपने भी एक सैंपल टेस्टिंग मैसेज रिसीव किया होगा जिसमें आपसे नो एक्शन डिमांड की होगी, क्योंकि ये बस एक ट्रायल मैसेज था और ऐसे ट्रायल आगे भी होते रहेंगे। तो पॉइंट ये है कि अगर इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन अच्छे से हो और टेक्नोलॉजी का यूज़ हम अच्छे से करें, डिजास्टर रिस्क को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट दूसरे स्टेट से भी काफ़ी चीज़ें सीख सकती है। डिजास्टर कैपिटल कहलाने वाला उड़ीसा स्टेट आज डिजास्टर रेडी स्टेट बन गया है, तो ऐसी केस स्टडी को हम हिमाचल प्रदेश में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दो देयर इज़ डिफरेंस ऑफ टेरेन और डिजास्टर, बट उन्होंने कैसे स्ट्रेटेजाइज किया, कैसे इंप्लीमेंट किया, इन सभी चीज़ों को स्टेट गवर्नमेंट वहाँ से सीख सकती है। तो बात करते हैं नेशनल लेवल की। तो यूनियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्टेट को डिस्क्रिशनरी ग्रांट इंक्रीज करे। प्रदेश ग्रांट इन एड्स पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है और ऑलरेडी डेट बर्डन भी है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC, जो कि क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए एक यूनाइटेड नेशन के अंडर इंटरनेशनल ट्रीटी है। इसे 1992 में रियो यानी कि अर्थ समिट में साइन किया गया था और 197 मेंबर्स इसे साइन कर चुके हैं और हर एक मेंबर को पार्टी कहा जाता है। हर साल इन मेंबर्स की एक मीटिंग होती है जिसे COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग्स IPCC की असेसमेंट रिपोर्ट पे बेस्ड होती हैं। जितने भी पार्टीज़ हैं वो अपने कुछ कमिटमेंट्स देते हैं कि वो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्या करने वाले हैं। हालांकि ये कमिटमेंट्स बाइंडिंग नहीं होती। भारत ने भी ऐसे रिसेंट कॉप्स में कुछ कमिटमेंट्स दिए जिन्हें पंचामृत कहा गया है, क्योंकि इंडिया ने 5 कमिटमेंट्स दिए थे। इंडिया ने पेरिस अग्रीमेंट भी साइन किया है और जिन भी देशों ने पेरिस अग्रीमेंट साइन किया है उन्हें वॉलंटरीली कुछ एक कमिटमेंट्स देने होते हैं और इन कमिटमेंट्स को NDC यानी नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इंडिया ने रिसेंटली कॉप में कौन कौन से कमिटमेंट्स दिए हैं और उनमें से कौन कौन से कमिटमेंट्स पेरिस अग्रीमेंट यानी NDC का पार्ट है। यूनियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन सभी कमिटमेंट्स को स्टिपुलेटेड टाइम से पहले या स्टिपुलेटेड टाइम तक पूरा कर सकें ताकि क्लाइमेट चेंज प्रोलिफरेशन ना हो। इसके अलावा स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्लान बनाने होंगे, क्योंकि फ्लड्स सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि बिहार और असम में भी हर साल बहुत तबाही मचाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हर एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्लान बनाए और उसे इंप्लीमेंट करें। हिमाचल प्रदेश में चल रहे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसा हमने देखा कि डेवस्टेशन में इन प्रोजेक्ट्स का बहुत बड़ा हाथ है, तो इन्हें रीलुक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंटरनेशनल लेवल पे चाहिए कि हर एक देश अपने कार्बन एमिशन को कम से कम करें और अपने दिए हुए कमिटमेंट्स को जल्द से जल्द पूरा करें। ग्रीन एनर्जी की ओर ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट हो ताकि क्लाइमेट चेंज कम हो। इसके अलावा मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ भी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए किया जा सकता है और हर एक देश को चाहिए कि वो अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी में क्लाइमेट चेंज को एक मेजर एजेंडा बनाए। तो हर एक लेवल पे अगर हम कोऑर्डिनेट और कोलैबोरेट करके अपना बेस्ट दें तो क्लाइमेट चेंज को बिल्कुल रोका जा सकता है। और अगर क्लाइमेट चेंज नहीं होगा तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी नहीं होंगे और इसके साथ साथ अगर हम अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट ना करें तो ऐसी डेवस्टेशन को फ्यूचर में बिल्कुल रोका जा सकता है। एंड ये वीडियो मानसून में भी बनाया जा सकता था और उस समय शायद ये वीडियो ज़्यादा रीच गेन कर लेता, पर मेरे हिसाब से इस वीडियो को बनाने का सही समय यही है, बिकॉज द बेस्ट टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज शाइनिंग। स्टे हेल्दी, आई विल सी यू in the next one.